यहाँ तक आर्टिकल 25 स्टार्ट करेंगे। करवा दिए थे क्या, लास्ट करवाए थे हम लोग 20। अच्छा चलिए बता दीजिए आर्टिकल 25 क्या होता है। कुंदन ठीक है, इस तरह बोलेगा। 3 इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं और प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 26 रवि आप ही बताइए, गेट हटा दीजिए। हाँ ठीक है, जैसे आप मंदिर बना सकते हैं, मैनेजमेंट करना। देखिए आर्टिकल 26 कहे थे कि आर्टिकल 26 हमारे संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं कि आपको फुल फ्रीडम है, आपकी फुल इंडिपेंडेंट है कि भैया आप अपने मंदिरों को बना सकते हैं। आप उस मंदिरों में जो पैसा डोनेट होता है ये आपके ऊपर तय होता है कि उस पैसा का क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। ये मैनेजमेंट करने का आपको अधिकार दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 26 के तहत। अगर मान लीजिए यहाँ पे सवाल आकर निकल के आता है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी प्रोविजन को लेकर सरकार को बदल भेद करना है तो क्या गवर्नमेंट कर सकती है। अगर मान लीजिए सरकार को लग रहा है आर्टिकल 26 में कुछ चीजों में बदलाव करना है तो क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार को अथॉरिटी है। अब केंद्र सरकार को नहीं है, दोनों को है। ठीक है, ये कौन लिस्ट में आ गया, ये रिलीजन का जाना। और ये समझिएगा आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 कहता है कि भैया आप देखिएगा आर्टिकल 27 क्या कहता है। आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म से संबंधित कोई भी फंक्शन होता है या धर्म से संबंधित सरकार कभी भी कोई भी किसी से टैक्स नहीं ले सकती है। आप जैसे अभी मान लीजिए कौन सा बाबा आए हैं, बागेश्वर बाबा हैं, तो बागेश्वर बाबा जहां पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम करने के लिए सरकार उससे टैक्स नहीं ले सकती है। धर्म से संबंधित या किसी भी रिलीजन से संबंधित सरकार कोई टैक्स नहीं कंडक्ट कर सकती या टैक्स किसी पे इम्पोज नहीं कर सकती है। ये अधिकार कौन देता है उनको, ये अधिकार आर्टिकल 27 देता है। अब जैसे मान लीजिए आप कोलकाता में सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा बड़ा मनाया जाता है। आप सबको मालूम है बंगाल में दुर्गा पूजा का सबसे ज्यादा खर्च पैसा किया जाता है। तो जो पैसा खर्च हो रहा है तो क्या बंगाल की सरकार उस पर कोई टैक्स लगा सकती है। अगर लगाएगी तो ये कहां पहुंच सकते हैं, ये आर्टिकल 32 और 226 का इस्तेमाल करके। कौन सरकार, टैक्स से रिलेटेड नहीं, हम समझ नहीं पा रहे सवाल तुम्हारा। हाँ अरे चंदा हुआ ना, टैक्स थोड़ा हुआ, वो तो आप अपने मन से डोनेट कर रहे हैं ना। तो डोनेशन और जबरदस्ती, टैक्स क्या होता है, ये आपकी ड्यूटीज है कि भैया आपको डेवलपमेंट करना है स्टेट को तो आपको क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरेंगे। तो टैक्स का जो पैसा हो वो किस में जाएगा, अल्टीमेटली ग्रोथ होने में, देश का ग्रोथ हो जाएगा, स्कूल्स बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, रोड बनाए जाएंगे, वही टैक्स का पैसा यूज होता है ना। इसको लगा दिया थोड़ा सा, वही टैक्स का पैसा यूज होता ना। तो इसलिए सरकार आपसे टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, सरकार को अपना स्टेट। अच्छा ठीक है, समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे सरकार टैक्स क्यों नहीं लगा सकती है, क्या बुलाया जा रहा है क्या, कहाँ, कौन सा कॉलेज, तो चल जाइए 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 जाइए, रैपिडो कर लीजिए और क्या, जल्दी पहुंच जाइएगा। स्कूटी वगैरह चलाना आता है कि नहीं, स्कूटी है तो कर लीजिए, जल्दी जाइए। अब जाए तो रहे, आप लोग की ड्यूटी है कि भैया जब क्लास खत्म हो जाए तो आप लोग इसको पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और नहीं पढ़ाए तो फिर आपको हम पढ़ाएंगे। कॉलेज है यही सीधा आ जाना, ठीक है, या रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना या तो लोग से डिस्कशन। देखिए समझिए आर्टिकल 27 क्या कहता है। आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म से संबंधित, रिलीजन से संबंधित सरकार कभी भी आप पे टैक्स नहीं लगा सकती है। अगर मान लीजिए टैक्स लगाती, जैसे अब जैसे सपोज डेट करिए कि एग्जाम्पल में समझिए, केरला में क्या हुआ था, केरला में सबरीमाला टेम्पल केस में तो उसमें क्या औरतों को नहीं, वो तो अलग केस था। बेसिकली क्या हो रहा था केरला में कि यहाँ पे लोगों से ये कहकर पैसा लिया जा रहा था कि अल्टीमेटली क्या है, मंदिरों का डेवलपमेंट करना है। तो जो पैसा इंपोज किया जा रहा था वो जबरदस्ती इंपोज कर रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया रजिस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट देते हुए ये क्या कहा गया, ये कहा गया कि जब हमारे आर्टिकल 27 हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन में कोई भी धर्म हो उसमें क्या टैक्स नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। तो जो उन्होंने केस किया था उसको अल्टीमेटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उनको जुर्माना लगाया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कभी भी आप धर्म से संबंधित कोई टैक्स मांगता है तो आप सीधा कहां पहुंच सकते हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकते। मतलब जबरदस्ती डोनेशन वो अपने मन से, जैसे साईं बाबा मंदिर में या तिरुपति बालाजी मंदिर, लोग अपने, यहाँ तक ये अमिताभ बच्चन जाके हीरा डोनेट करके आए थे, डायमंड अपने खुशी से डोनेट करके आए तिरुपति बालाजी मंदिर में। तो वो आपकी खुशी है, भगवान आपको ज्यादा तरक्की कर रहा है तो आपको भगवान के प्रति
या उसके डेवलपमेंट के प्रति आप अपना क्या कर रहे हैं, एक ड्यूटीज निभा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका श्रद्धा है। श्रद्धा में कोई कानून या आपकी कोई रोक नहीं सकता आपको श्रद्धा करना, क्योंकि आर्टिकल 25 आपको अधिकार दे रहा है ना, आर्टिकल 25 अधिकार दे रहा है, आप अपनी श्रद्धा के लिए कुछ कर सकते हैं। तब ना आजकल बजरंग दल वाले जो घूमते हैं यही चीज को लेकर इसी का फायदा उठा रहे हैं ना, क्योंकि इनको क्या दे रहा है, आर्टिकल 25 अधिकार दे रहा है। क्या चीज का अधिकार दे रहा है, कि अपने धर्म से संबंधित प्रचार करने का अधिकार दे रहा है, प्रैक्टिस करने का अधिकार दे रहा है, ये आर्टिकल 25 अधिकार दे रहा है इन्हीं को। इसलिए इसको सरकार या कोई भी पुलिस प्रशासन इस पर रोक नहीं लगा सकती है। क्यों? क्योंकि उनको अधिकार कौन दिया, बजरंग दल वाले को अधिकार आर्टिकल 25 दिया। लेकिन आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, उस पर आप टैक्स इंपोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कोई अगर चाहे कितनी भी बड़ी फेस्टिवल करो, कितनी भी बड़ी पूजा कर रहे हो, आप उसके लिए सरकार आपसे, जैसे एजुकेशन में क्या पैसा टैक्स कलेक्ट करती है सरकार, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे जीएसटी, ठीक है, क्या धर्म पे किया जा सकता है, इस पे नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी जो चीजें हैं, धर्म से संबंधित जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए इसमें आपको तेल वगैरह यूज करते हैं, मोमबत्ती वगैरह यूज करते हैं, उसमें टैक्स लिया जाता है। क्यों लिया जाता है बता सकते हैं? जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए आप पूजा करने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं, फूल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो प्रोडक्ट है वगैरह, उसमें क्या टैक्स इंपोज किया जाता है? फिर क्यों किया जाता है, जबकि यहाँ पे टैक्स लगाने के अधिकार ही नहीं है? तो बता सकता है कोई इसका जवाब? ठीक है, टिकट वो है, वो मंदिर का मैनेजमेंट करने का अधिकार तो वही दे रहा है ना। आर्टिकल कौन, आर्टिकल 26 उसको अधिकार दे रहा है, भैया आप मैनेज कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि भैया गेट कैसे खोलेगा, उस मंदिर का क्या नियम कानून होगा, ये आपके ऊपर है, वो अलग चीज है। आखिर अल्टीमेटली जो पैसा वो होता है ना, वो डोनेशन में जाता है, या जैसे महावीर कैंसर का जो लड्डू वगैरह, उसका पैसा कहाँ जाता है? महावीर कैंसर संस्था में जाता है। तो बेसिकली उसको वेलफेयर में यूज किया जाता है। टैक्स डायरेक्टली सरकार काटती है, जहां पे सरकार करे टैक्स लेगी, मतलब सरकार इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आर्टिकल क्या क्वेश्चन पूछे थे बता सकता है रवि? क्या आखिर जो प्रोडक्ट वगैरह हम लोग यूज करते हैं पूजा से संबंधित, तो उसमें जो हम लोग टैक्स देते हैं ना, मान लीजिए कोई सामान करते हैं टैक्स देते हैं, फिर टैक्स क्यों दे रहे हैं? जबकि हमको आर्टिकल 26 आजादी देता है कि हम टैक्स इंपोज नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या है, ये गुड्स एंड सर्विसेज पर नहीं, हमारा ये फ्रीडम किस चीज का मिला है आपको? रिलीजन का फ्रीडम मिला, ठीक है, इंस्टीट्यूशन का ये फ्रीडम दिया गया। समझ में आया? तो आपको आर्टिकल 25 26 समझ में आया? क्या नाम है आपका आयुष? आपको समझ में आर्टिकल 25? क्योंकि आपका पिछला क्लास छूट गया, थोड़ा सा आप पिछला क्लास का ले लीजिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल, लेकिन आज जाइएगा पहले, आज आपकी पहली ड्यूटी है कि सिलेबस निकालिएगा, और सिलेबस निकाल के 15 दिन तक कुछ मत पढ़िएगा, बस सिलेबस को समझिएगा, ठीक है। आर्टिकल 27 देख लेते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 हो गया कि आप क्या कह सकते हैं, धर्म से रिलेटेड कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता। जैसे जजिया वगैरह था, जजिया नाम सुने ना आप लोग? जजिया में क्या था? जजिया के द्वारा हिंदुओं पे टैक्स इंपोज किया गया था कि आपको दर्शन करना है तो आपको पहले टैक्स भरना पड़ेगा। तो उस टाइप अगर कोई टैक्स लगाती है सरकार, तो आप सीधा कहां पहुंच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि पास आर्टिकल 27 आपके पास, और आर्टिकल 27 कहता है कि आपसे कोई भी टैक्स नहीं कंडक्ट कर सकता है, या कोई भी आपसे किसी भी रिलीजन से संबंधित आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 आजाद देता है, हमें आजादी फ्रीडम देता है, अटेंडिंग रिलीजियंस इंस्ट्रक्शन वर्शिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब आर्टिकल 28 ये कहता है आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है कि आपको आर्टिकल 28 में ये समझाया गया कि भैया आर्टिकल 28 में कभी भी सरकार या कभी भी स्टेट धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा प्रोवाइड नहीं करेगी आर्टिकल 28 के द्वारा। अगर जैसे मान लीजिए, बताइए, बता रहे हैं ना, ये आगे आ रहे हैं। बेसिकली क्या उसमें रामकृष्ण मिशन में वो धर्म से संबंधित एजुकेशन नहीं देती है, वो नॉर्मल पढ़ाई कराती है। बस धर्म रामकृष्ण मिशन एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट समझते हैं क्या होता है? ट्रस्ट नहीं समझता आप लोग? ट्रस्ट होता है कि कुछ लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का बनाने का मतलब ये है कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना एक कर्तव्य निभा रहे हैं इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए। वो ड्यूटी है जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एक क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में। रामकृष्ण मिशन जो है वो कभी भी क्या कहते हैं, रिलीजन से संबंधित एजुकेशन नहीं देती है। जैसे मुसलमानों में कौन सा
क्या कहते हैं इसको, जो धर्म से हमें उसको क्या कहते हैं, मुसलमानों में जो एजुकेशन मदरसे मदरसे वगैरह में वहां पे धर्म से संबंधित देते हैं। लेकिन आर्टिकल 28 कहता है, आर्टिकल 28 कहता है कि जहां भी सरकार इन्वॉल्व है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर कभी भी धर्म से संबंधित एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे आप एनसीईआरटी की किताब पढ़े होंगे, तो एनसीईआरटी में आपने कोई आपको ऐसा चैप्टर नहीं पढ़े होंगे जिसमें आपको ये एहसास हुआ ये धर्म से संबंधित है। कभी देखा आपने एनसीईआरटी पढ़ा है ना, तो एनसीईआरटी में आपको ये कभी ऐसा फील हुआ है कि ये धर्म से संबंधित एजुकेशन हमें दे रहा है? एंड कहीं भी सरकार, आर्टिकल 28 कहता है कि सरकार कभी भी धर्म से संबंधित कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। आर्टिकल 29 और 30 देख लेते हैं, आज कैसी खरना खत्म है इसको। आर्टिकल धर्म के असंगति के लिए निर्देश देते नहीं, इस समय नहीं बताया जाता है। अगर बताएगा तो सीधा पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन मदरसे में आप जाइएगा तो मदरसे में आपको ये देखने तो डिसिप्लिन है ना उनका, ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट करने का अधिकार तो उनको दिया गया है ना। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 समझ लीजिएगा, बाद में इधर देखिए रवि, आर्टिकल 29 और 30 क्या, नोट्स पहले बंद करिए, उस पर देखिए आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है। आर्टिकल और 29 30 आइए उसे ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 29 और 30 ये कहता है, ये इसलिए बनाया गया था, ये अधिकार देता अल्पसंख्यक लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों के लिए अधिकार बना। जैसे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये आर्टिकल 29 और 30 प्रोविजन देता है, जिसके तहत देखिए दो तरह का माइनॉरिटीज हो सकते हैं, दो तरह की माइनॉरिटीज होती है, एक भाषा के आधार पर और दूसरा होता है क्या, भाषा के आधार पर, दूसरा धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर समझे, माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक लोग, ऐसे लोग जिनको क्या किया, कुछ स्पेशल अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 और 30 के तहत। देखिए भाषा के आधार पर माइनॉरिटी का मतलब क्या है कि दो भाषा, यहाँ पे एक तो हिंदी बोलने वाले हैं, दूसरे संस्कृत बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देखिएगा भाषा सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं और कम संस्कृत बोलने वाले आपको कम मिलेंगे। तो जो कम लोग हैं उसको रखा जाएगा माइनॉरिटी में, ताकि उनको क्या किया जाए, कुछ अधिकार देकर समानता लाया जाए। तो भाषा के आधार पर क्या हुआ समझे, लेकिन हम लोग माइनॉरिटी देखते हैं धर्म के आधार पर, और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक को रखा गया वो 6 धर्म को रखा गया। बेसिकली कौन बता सकता है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट जिसको कहते हैं। हाँ, मुस्लिम की जनसंख्या बस 20% है भारत में, यहाँ पे ज्यादा संख्या किनकी है, हिंदुओं की ज्यादा जनसंख्या है, तो हिंदुओं को इसमें नहीं रखा गया, मुस्लिमों को। बेसिकली ये 6 धर्म ऐसे हैं जिसके आर्टिकल 29 और 30 के तहत कुछ स्पेशल अधिकार दिए, माइनॉरिटी में इसको रखा है, अल्पसंख्यक में रखा गया। अल्पसंख्यक का मतलब है कि समझिए यहाँ पे अल्पसंख्यक का मतलब, जब हम आजाद हो रहे थे, जब हमें आजादी मिली, तो आजादी के समय में कुछ ये ऐसे वर्ग है जो पीछे रह गए थे, तो उनको बराबर लाने के लिए आर्टिकल 29 और 30 कुछ स्पेशल अधिकार देता है, ताकि क्या हो, जो धर्म पीछे से रह गए, जैसे हमारे यहाँ पे क्या धर्म के आधार पर लोगों की पहचान ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ धर्म ऐसे हैं जिनको क्या किया गया, आर्टिकल 29 और 30 के तहत अधिकार दिए गए। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है समझ लीजिए। आर्टिकल 29 ये कहता है, आर्टिकल 29 ये कहता है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 29 के तहत ये बात कही गई, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक में धर्म के लोग आते हैं, उनको अधिकार दिया गया है, वो क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 29 के तहत अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 के तहत। अगर कोई पूछे आर्टिकल 29 क्या कहता है, तो कहिएगा आर्टिकल 29 ऐसे अल्पसंख्यक जिनको 6 अल्पसंख्यक को रखा गया है, जिनको अधिकार देता है आर्टिकल 29, वो अपने एजुकेशन, अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को मेंटेन रखने के लिए उनको अधिकार दिया गया। जैसे असम चल जाइएगा तो असम में आज भी लड़कों की विदाई होती है, लड़कियों की विदाई नहीं होती है। जब शादी होता है तो पहले हमारे यहाँ पे क्या लड़की विदाई होके आती है ना, लेकिन असम वगैरह में आज भी क्या होता है, वहां पे जब शादी होता है तो लड़का अपना घर छोड़कर लड़की के घर जाता है, और लड़का घर पे काम करता है, लड़की क्या करती है, बाहर में काम करती है।
लड़का खाना पीना बनाता है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में, असम में है, फिर त्रिपुरा में चल जाए, ये सब क्या है, ये सब ट्राइबल एरिया। आज भी अगर मान लीजिए यहाँ पे उनको ये अधिकार दिया गया है कि भैया ये जो कल्चर है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे वो पहुंच के उनको लाठी डंडा नहीं मार सकते हैं क्योंकि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनको अधिकार कौन दे रहा, हमारे देश का जो संविधान है आर्टिकल 29 के तहत उनको अधिकार दिया गया। यहाँ तक कि सोचिए ना, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, आप अरुणाचल प्रदेश कभी आपको घूमने जाना होगा तो वहां पे देखिए साल में एक बार मेला लगता है जून में, ठीक है, जून में एक अरुणाचल प्रदेश में जून में क्या होता है, मेला लगता है। वो बेसिकली मेला झूला वूला वहां नहीं लगता है, वहां पर लड़का लड़की सब आते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। मतलब जैसे मेला में कैसे हम लोग जाते हैं, हम जलेबी खाने के लिए, यहाँ जलेबी खाने के लिए नहीं जाता है, यहाँ पे पसंद करने के लिए जाता है। ये बेसिकली क्या कल्चर ही ना उनका। अब उनको ये अधिकार कौन दिया है, आर्टिकल 29 के तहत उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर और अपनी क्या भाषा को, वहां पे भाषा भी अलग बोली जाती है, ये सब प्रोटेक्ट करने का अधिकार कौन दिया गया उनको, आर्टिकल 29 के तहत दिया गया। ठीक है, समझ में आया कुंदन, कोई दिक्कत इसमें? अब आर्टिकल 30 समझ लेते। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 ये कहता है कि देखिए जो भी अल्पसंख्यक धर्म में आते हैं, जो भी धर्म अल्पसंख्यक में आते हैं, उनको अधिकार दिया गया है, वो क्या कर सकते हैं, अपने धर्म से संबंधित एजुकेशन दे सकते हैं। जैसे मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ये जो 6 धर्म आए, वो 6 धर्म को अधिकार दिया गया है। इसको ये आर्टिकल 30 के तहत इसको फंडामेंटल राइट दिया गया है। वो 6 धर्म में अगर जो भी माइनॉरिटी के लोग आ रहे हैं, उनको अधिकार दिया गया है कि वो धर्म से संबंधित एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मदरसा वगैरह। और मदरसे में आप देखिएगा वहां पे ज्यादा से ज्यादा है साइंस मैथ नहीं पढ़ाया जाता, वहां धर्म से संबंधित एजुकेशन दिया जाता। तो और उनको अधिकार कौन दे रहा है, उनको अधिकार हमारे देश का संविधान आर्टिकल 30 के तहत दिया गया। आर्टिकल 29 में कहा कि भैया वो क्या कर सकते हैं, अपने कल्चर, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने की आजादी आर्टिकल 29 में दी गई है। लेकिन आर्टिकल 30 में इनको अधिकार दिया गया है, जो भी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज में आते हैं, जो धर्म माइनॉरिटीज में आती है, उनको अधिकार दिया गया है, वो अपने क्या कर सकते हैं, अपने धर्म से संबंधित एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पूछो। 28 और 28 में क्या बोले थे रवि? देखिए समझिए, यहाँ पे यहाँ लिखे हुए हैं 28 और 30 में क्या फर्क है, इसको समझिए। 28 में बेसिकली क्या है कि 28 में यहाँ पे केंद्र और सेंटर कभी भी एजुकेशन से संबंधित क्या नहीं प्रोवाइड करेगी, लेकिन लेकिन वही बता रहे हैं 28 में ये साफ साफ कही गई है कि क्या है, राज्य या स्टेट कोई भी धर्म से संबंधित एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन 30 में ये कहा गया कि एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता धर्म से संबंधित, लेकिन ये अधिकार उन्हीं को दिया गया जो अल्पसंख्यक में आ रहा है, जो माइनॉरिटीज में आ रहा है, सिर्फ ये अधिकार उनको है, बाकी किसी को। और यहाँ पर सरकार ऐसा नहीं कि पैसा इनको देगी। हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ है तो सरकार कभी कभी आपको फंड प्रोवाइड कर सकती है। पूछिए रवि, कुछ पूछना है? यहाँ पे आर्टिकल 28 में सिर्फ ये कह रहा है कि आपको सरकार कभी भी, सरकार का इन्वॉल्वमेंट चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, कभी भी सरकार एजुकेशन से संबंधित आपको धर्म से संबंधित एजुकेशन नहीं देगी। जैसे एनसीईआरटी वगैरह में देखिएगा कोई धर्म की बात नहीं कही गई है, क्योंकि वहां पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। तो जहां पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, सरकार वहां पे क्या करेगी, धर्म से संबंधित कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। लेकिन वही आर्टिकल 30 ऐसे लोगों को जो माइनॉरिटीज में आते हैं, माइनॉरिटीज में जो धर्म आ रहे हैं, उनको अधिकार दिया गया हमारे संविधान के द्वारा। वो क्या कर सकते हैं, उनको अधिकार है कि वो अपने धर्म से संबंधित एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मदरसा, जामिया इस्लामिया कौन सा कॉलेज है, इस्लामी जामिया कॉलेज है नहीं, अलीगढ़ वगैरह में अलीगढ़ कॉलेज है, वहां पे देखिएगा 50% सीट क्या है, वहां पर सीट रिजर्व है मुस्लिमों, क्योंकि उनके द्वारा क्या किया गया है, बाकी उसको केंद्र में रखा गया, लेकिन क्या वो अल्पसंख्यक में आने की वजह से उनको कुछ सीट रिजर्व रखा गया। ठीक है, उनको क्या डेवलपमेंट करना। देखिए आजादी के समय में या अभी से देखिएगा, इंडिया में देखिएगा मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन वो 20% है, 60 से 70% हिंदुओं की, बाकी 10 से 15% बाकी अदर जैन बुद्धिस्ट उनकी है। ठीक है,
तो बेसिकली मुस्लिमों को कहाँ रखा गया, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज में रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, इस तक किसी को कोई दिक्कत? रवि आपको समझ में आ रहा है? अब समझ लिए थोड़ा सा 31 क्या बेसिकली 31 बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी से बात करता था। राइट टू प्रॉपर्टी जिसको खत्म कर दिया गया कौन से सब अमेंडमेंट एक्ट के तहत रवि? राइट टू प्रॉपर्टी को कब खत्म किया गया? ईयर बताइए ना हमको, दिखाई थे ना पूरा। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। संशोधन कब किया गया था प्रॉपर्टी में? संशोधन हम पूछ रहे, अमेंडमेंट कब किया गया था बाद में? और कौन से साल में? 1978 में अमेंडमेंट किया गया था। तो बेसिकली आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया गया था, जो कि अब हमारे सिलेबस में आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक लीगल राइट बना दिया। देखिए इसकी कहानी थोड़ा समझ लीजिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, तो जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद क्या चाहिए था कि भैया देश आजाद होने के पास देखिए जमींदार बहुत थे। देश आजादी के बाद जमींदार यहाँ पे बहुत भरे पड़े थे और जमींदारों के पास क्या हद से ज्यादा जमीन थी। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने अमीरों से जमीन लेके किनको बांट दिया, गरीबों में बांट दिया। जिसके तहत सरकार ने क्या किया, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको हटा के एक लीगल राइट बना दिया। अब ये क्या है, एक लीगल राइट, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई कानूनी अधिकार है तो सरकार के पास पावर है, ताकत दिया गया संसद को कि सरकार कभी भी उस अधिकार को आपसे छीन सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार को आपसे नहीं छीन सकती है, लेकिन लीगल राइट को आपसे छीन सकती है। देखिए मौलिक अधिकार और लीगल राइट में फर्क समझ लीजिए। लीगल राइट में क्या होता है, फंडामेंटल राइट में क्या होता है। देखिए फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। अगर आपका मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट है, अगर इसको आपसे छीनेगी, 6 फंडामेंटल राइट से छीनेगी, तो इससे छीनेगी तो आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन लीगल राइट समझिए, लीगल राइट में सरकार को अधिकार है कि आपके अधिकारों को छीन सकती है सरकार। ठीक है, लीगल राइट्स में आपके अधिकारों को छीन सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट में आपके अधिकारों को नहीं छीन सकती है। याद रखिएगा दोनों में फर्क, लीगल राइट और फंडामेंटल। समझ में आ रहा है? लीगल राइट में आपके अधिकारों को छीन, कानूनी जिसको कहते हैं कानूनी अधिकार। अभी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी जो आपका घर है ना, सरकार को लगेगा कि इस रास्ते से मेट्रो बनाना है तो सरकार आपका घर तोड़ते हुए मेट्रो निकाल सकती है, क्योंकि अब क्या वो मौलिक अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार नहीं है, लीगल राइट है। और लीगल राइट में सरकार को अधिकार दिया गया है, वो क्या कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टी या जो भी आपकी संपत्ति उसको छीन सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट छीन सकती है। भाई डेवलपमेंट करना है तो भैया उसके लिए क्या जमीन चाहिए ना। अब जैसे कहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में क्या बन रहा है, कौन सा ट्रेन बन रहा है, बुलेट ट्रेन बन रही है। तो बुलेट ट्रेन के बीच में क्या हो रहा था ना कि भैया जो गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में उस समय क्या थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो लोगों ने अपनी जमीन देना मना कर दिया कि भैया हम अपनी जमीन नहीं देंगे। तो भैया अब जब तक जमीन नहीं होगा तो बुलेट ट्रेन कैसे चलेगी। बुलेट ट्रेन तो उसे अगर डेवलपमेंट करना है देश का तो धरती पे ही करेगा, बार बार तो उड़ा के तो हम लोग लेके नहीं जा सकते हैं। तो देखिए पहले फंडामेंटल राइट में इसलिए डाला था क्योंकि उस समय आजादी के समय क्या हो रहा था ना, जब आजादी के समय जमींदारों का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जमींदार का कुछ योगदान नहीं था, जमींदार का बहुत बड़ा योगदान था। और कहीं ना कहीं वो किसके अंदर में थे, ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। ब्रिटिशर्स का उनकी छत्र छाया थी, ब्रिटिशर्स की उनकी छत्र छाया थी। और 1900 हमारा देश कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद भी हम पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाए थे, मालूम है ना। आजादी हमको पूरी तरह से कब मिली, 26 जनवरी 1950 को हमको आजादी मिली। ये तो मालूम, संविधान लागू होने के पहले और संविधान लागू होने के बाद हमको आजादी मिली। लेकिन उससे पहले 15 अगस्त 1947 को जो हम लोग रूल कर रहे थे, जो हम लोग शासन कर रहे थे, वो अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया था, 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम बनाया गया था और उसी समय में ब्रिटिशर्स के द्वारा ये अधिकार दिया गया था किनको, जमींदारों को। और वही शासन, वही अधिनियम के दौरान ये लास्ट तक चला गया था। और जैसे संविधान फोर्स में आता 26 जनवरी 1950 को, उनको जो राइट टू फंडामेंटल राइट दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको खत्म किया गया। समझ में आया, समझ आया।
ठीक है, तो याद रखिएगा लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में कोई दिक्कत आती समझ में? कोई पूछेगा लीगल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट, क्या लीगल राइट में के अधिकारों को छीना जा सकता है? छीना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार का अधिकार है। क्या फंडामेंटल राइट में आपके अधिकार को छीना जा सकता है? नहीं छीना। अगर आपका फंडामेंटल राइट में आपके अधिकार को छीना तो आप आर्टिकल कितना, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 यानी हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 यानी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे जा सकते हैं और अपनी अपील या अपनी याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 ये हमारे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 32, और ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आर्टिकल 32 क्या कहता है? हिंदी मीडियम है क्या, इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश में, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या कहता है समझिएगा। आर्टिकल 32 ये कहता है, और आर्टिकल 32 के ही हमारे B.R. राव अम्बेडकर साहब ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, संविधान की आत्मा से डिनोट किया B.R. राव अम्बेडकर ने। बेसिकली आर्टिकल 32 क्या होता है समझिएगा इसको। ये कहाँ चली गया? आर्टिकल 32 क्या होता है इसको समझिएगा, ठीक है, आराम से। बेसिकली क्या हुआ था आर्टिकल 32, एक इस तरह समझिए, कहानी से समझिए कि मान लीजिए आर्टिकल 32, मान लीजिए इस एरिया में, बोरिंग रोड एरिया में जितनी जमीनें हैं और इस जमीन पर जितनी होटल्स हैं वो मेरे जमीन पर है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी पे है। मैंने कुंदन को बोला कि कुंदन जाओ किसी भी होटल में खाना खा लो, क्योंकि क्या है, मेरे प्रॉपर्टी पे है, इस होटल पे मेरा अधिकार। कुंदन गया बेचारा खाने के लिए और इसको खाना तो नहीं मिला, मार जरूर मिल गया बेचारा को, इसको होटल वाला पीट पाट दिया और ये मेरे पास आया, सर देखिए ना आपने मुझे भेजा था खाने के लिए और ये क्या कर दिया मेरे पास, हमको क्या मार पीट दिया, जबकि क्या उस प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है। तो क्योंकि भैया हमने बोला तो क्या मेरा अधिकार, तब ना हमने आपने बोला। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास मौलिक, अगर मेरे पास ताकत होगी तो मैं जाऊंगा उस होटल वाले को मार कूट के बराबर कर दूंगा, लेकिन अगर हम कमजोर हुए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बेसिकली कहने का ये मतलब है, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि हमारे संविधान के द्वारा बहुत से अधिकार आपको दिए गए, बहुत सारे अधिकार, 6 फंडामेंटल राइट जिसके अंतर्गत बहुत सारे आर्टिकल है, बहुत सारे प्रावधान आपको अधिकार दिए गए हैं। अगर मान लीजिए आपके अधिकार की संरक्षा करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, कि भैया आपको अधिकार तो दे दिया गया है लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए। नहीं तो सरकार क्या करेगी? सरकार आएगी जाएगी, सरकार को लगेगा कि भैया इसमें मेरा फायदा है, सरकार क्या करेगी? उससे रिलेटेड कानून बना के आपके अधिकार को छीन सकती है, ऑब्वियसली छीन सकती है ना। तो आर्टिकल 32 कहता है, आर्टिकल 32 ये क्या कहता है कि जो आपके अधिकार, आप संविधान के द्वारा जो आपको अधिकार दिए गए, जो आपको राइट दिए गए हैं, आर्टिकल 32 उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसका संरक्षण करने का काम करती है। जितने भी आपके आर्टिकल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? आर्टिकल 32 करती है। और इसी आधार पर B.R. राव अम्बेडकर साहब ने इसको क्या कहा? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया। ये संविधान की आत्मा है। कभी भी आपका भविष्य में आपके अधिकारों का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? जो भी बॉडी आपके वायलेशन, जो आपके अधिकार का क्या करी है, आपके अधिकारों का वायलेट कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकती है? उस बॉडी से या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिट्स इशू कर सकती है। यानी रिट्स मतलब क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। कभी भी आपका क्या है, कभी भी आपका जो मौलिक के जो अधिकार है उसका वायलेशन होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका वायलेशन हुआ और वायलेशन होने के बाद सरकार के पास तो यहाँ पे कभी भी आपके अधिकारों का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उस ऑर्गेनाइजेशन में रिट इशू कर देगी। रिट मतलब होता है एक तरह का, ये आपके संविधान, रिट्स बेसिकली ये क्या कहते हैं? आपके अधिकारों का भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं रिट्स, ठीक है। ये क्या बेसिकली रिट्स ये है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब आपके अधिकार का वायलेशन होता है। एक तरह से समझिए ये ब्रह्मास्त्र है आपके, ठीक है। ये एक तरह का आपके पास ब्रह्मास्त्र है कि आपका अधिकार का कभी भी वायलेशन होगा तो आप रिट्स का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिएगा 5 तरह के रिट्स होते हैं हमारे संविधान के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास 5 तरह के रिट है, बेसिकली 5 तरह के अधिकार हैं। इस अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और 226 का इस्तेमाल करके ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि भैया दबदबा बना सकती है।
कि भैया ये 5 तरीके का दबदबा है, ये 5 तरह का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दिया गया है कि जब भी आपके अधिकारों का वायलेशन होगा यहाँ पे सरकार क्या कर सकते हैं, इसको आपके ऊपर इम्पोज कर देती है। एक एक समझेंगे। हैबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस कॉर्पस क्या होता है, सर्सरी क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, क्वो वारंटो क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई सवाल? कोई सवाल है तो पूछिए, कोई क्वेश्चन आयुष, कोई क्वेश्चन अभी तक तो पूछिए जहां तक समझ में नहीं आया। कुंदन ठीक समझ में आ रहा ना? आतिश, रवि, कोई दिक्कत किसी को? समझिएगा। अब हैबियस कॉर्पस क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। ये 5 अधिकार है, ये 5 रिट है। देखिएगा, हैबियस कॉर्पस जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, प्रमादेश मैंडमस, प्रोविजन प्रतिशोध, सर्श्योरी उत्प्रेषणा और क्वो वारंटो यानी अधिकार। ठीक है, इसको समझेंगे, एक एक करके समझेंगे हम लोग, अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। समझिए, देखिए हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है इसको ध्यान से सुनिएगा। हैबियस कॉर्पस जो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जो हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। यानी कि समझिए अब क्या होता है, हैबियस का मतलब था टू हैव द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सपोज करो कि कभी आपको अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस के द्वारा आपको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने आपको क्या किया, 5 दिन 10 दिन बिना आपको, देखिए जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, ठीक है, आपको लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया, तो उस व्यक्ति को हमारे संविधान के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत ये अधिकार दिया गया है, या उसके फैमिली को अधिकार दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हैबियस कॉर्पस रिट्स इशू करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि भैया मेरे आदमी को लोग ने अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट करने के दौरान इसको ना तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट, लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है, और ना ही इनको कुछ अधिकार दिया गया है जिनको अरेस्ट किया गया। तो हैबियस कॉर्पस में क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हैबियस कॉर्पस रिट्स इशू कर देगी कि भैया आपने जिस व्यक्ति को पकड़ा उस व्यक्ति को सही सलामत 2 हाथ 2 पैर 2 आंख के साथ कोर्ट में पेश करो। टू हैव द बॉडी मतलब पूरी बॉडी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए एक हाथ कमी और पेश कर दिया, ऐसा नहीं कि भैया पूरी बॉडी जैसे जैसे उसको लेके गए वैसे ही क्या करो, कोर्ट के सामने पेश करो। क्योंकि कोर्ट ने क्या किया, हैबियस कॉर्पस इस्तेमाल किया उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनको रिट एक नोटिस, एक तरह रिट का मतलब नोटिस, समझिए कुंदन, रिट्स का मतलब होता है नोटिस इशू करना। तो कोर्ट क्या कर सकती है, नोटिस इशू आप पे कर सकती है। आपको अरेस्ट किया गया है तो आपके फैमिली वाले क्या कर सकते हैं, आपके फैमिली वाले कोर्ट जाएंगे और कोर्ट क्या करेगी, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उस संस्था के ऊपर क्या करेगी, रिट्स इशू कर देगी। हैबियस कॉर्पस में मतलब क्या है, टू हैव द बॉडी मतलब क्या है कि पर्सन को, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया गया है उसको अरेस्ट किया गया, जैसे आपने अरेस्ट किया है वो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। और जब आप कोर्ट के पास पेश किया जाएगा, उसको कोर्ट के पास पेश करने के ऊपर क्या करेगी, कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो क्या करेगी, कोर्ट ये उस व्यक्ति से पूछेगी, उस व्यक्ति से पूछेगी, इस ऑर्गेनाइजेशन से पूछेगी, क्या आपने जब इसको अरेस्ट किया था तो क्या आपने 24 घंटे के अंदर उसको क्या लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था कि नहीं किया था। अगर पेश किया है तो फिर उससे पूछेगी क्या आपको वकील वगैरह प्रावधान दिया गया है कि नहीं, आपको अधिकार दिए गए। इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इसको जो अरेस्ट किया गया है वो इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति को रिहा कर देगी, उस व्यक्ति को क्या कर देगी, रिहा कर देगी, छोड़ देगी। इस पे हाँ, उस पर लीगल एक्शन, अगर इलीगल तरीके से डिटेन किया, अगर आप दोषी पाते हैं, अगर आप दोषी पाते हैं तो फिर तो आपको सजा दी जाएगी, लेकिन अगर आप निर्दोष पाते हैं तो हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको रिहा कर देगी। ठीक है, कुछ कोई दिक्कत? हैबियस कॉर्पस अगर पूछे कोई तो उसको समझाइएगा, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यानी टू हैव द बॉडी, कि जैसे आपने उसको अरेस्ट किया है, वो अरेस्ट जिस तरह आपने उसको अरेस्ट किया 2 पैर 2 हाथ, उसी तरह आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भैया आपको इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या कर सकती है, रिहा कर देगी। नहीं वो तो फिर हैबियस कॉर्पस में थोड़ा आएगा, वो
वो तो पहुंच जाएगा प्रोविजन में, मना करना, ठीक है, प्रोविजन आता है वो, अगला रिट्स पढ़ेंगे उसके बाद। देखिए मैंडेमस में सिर्फ यही है जो रिट्स इशू करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, देखिएगा। और ये एक सबसे बड़ी, दिमाग में ये याद रखिएगा, जो ये रिट्स इशू किया जाता है ना, बेसिकली जो 5 रिट्स हैं, ये जो 5 रिट्स है ना, ये 5 रिट्स सिर्फ किसके पास पावर है, ये सिविल कोर्ट ये इशू नहीं कर सकती है, ये सिर्फ 2 ही कोर्ट सकती है, एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत करेगी, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये रिट्स इशू करेगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है टू हैव द बॉडी, ये लैटिन वर्ड में लिया गया, टू हैव द बॉडी। भैया आपने जिसको जैसे अरेस्ट किया गया है उसको ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। अगर आपने मान लीजिए उससे पूछेगा कि अगर आपने क्या इसको अरेस्ट किया गया है, तो आपसे पूछेगा भैया आपने किस जुर्म में इसको अरेस्ट किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट पाता है कि आपको इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करके आपको इसको, जैसे ट्राइबल एरिया में पुलिस क्या करती है, छत्तीसगढ़ एरिया में या आप मध्य प्रदेश वगैरह में चल जाइए, झारखंड वगैरह में चल जाइए, तो पुलिस वहां पे गलत तरीके से डिटेन करती है लोगों को, ठीक है, बेचारों बेगुनाह लोगों को उठा लेती है पुलिस वाले लोग। और देखिए मैं पुलिस इसलिए उठाती, कारण क्या है ना, इसका बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कारण है जो हमारे एग्जाम पर्पज से कोई काम है, समझिए, इसलिए उठाती है ना कि भैया देखिए 2 व्यक्ति क्राइम करते हैं, एक तो बहुत बड़ा आदमी क्राइम करता है, बहुत बड़ा आदमी है कि 2 व्यक्ति को क्या करती है पुलिस डिटेन करती है। एक तो क्या है, जो बहुत बड़ा व्यक्ति क्राइम किया है उसको दबाने के लिए उसके बदले में किसी को ना पेश करना पड़ेगा कोर्ट के सामने, तो सरकार इसलिए पुलिस क्या करती है, इन गरीब लोगों को, जो पहाड़ी इलाके, जो ट्राइबल एरिया, उनको उठाती है और इनके बदले क्या कर देते हैं, इनको पेश कर देती है। जैसे मूवी आता है जय भीम वगैरह मूवी देखिएगा, सब क्या है, बहुत अच्छी कहानी है उसमें। बेसिकली उसमें क्या बताना चाह रहा था कि जो ट्राइबल एरिया है, उन ट्राइबल एरिया को क्या बेसिकली क्या है कि उसमें ये समझाया गया था ना कि जो गरीब लोग है ना उनको क्या करती है पुलिस, आज भी देखिएगा, ऐसा नहीं कि आज भी नहीं उठाती, आज भी उठाती है। तो भैया जो गरीब, जो ट्राइबल एरिया, उनको उठा के क्या करती है, जो बड़े आदमी ने क्राइम किया उसके बिहाफ में डाल देती है, भैया तुम गछ लो, तुमने क्राइम किया मार्केट के जैसे। तो उसी के आधार पर हैबियस कॉर्पस ये कहता है कि भैया उसको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसने आपके ऊपर ये किया है, और सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि आपने जिसको जैसे अरेस्ट किया वैसे क्या करो, सुप्रीम कोर्ट में पेश करो या हाई कोर्ट में पेश करो। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भैया आपको इलीगल तरीके से डिटेन किया गया या इलीगल तरीके से आपको अरेस्ट किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या कर देगी, रिहा कर देगी या आपको छोड़ देगी, ठीक है। दूसरा समझ लीजिए मैंडेमस, ये क्या होता है, ठीक है। मैंडेमस का मतलब क्या था, वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। बाहुबली में नहीं, वो क्या नाम है, मायावत, क्या नाम है वो लड़की, लेडी का, महेश्वती, मेरा वचन ही मेरा शासन है। मीन्स ये कहना चाह रहा है कि मैंडेमस में वी कमांड, हम आपको क्या करते हैं, रिट इशू करते हैं पब्लिक सर्वेंट। ये बेसिकली क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ये रिट इशू होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी लीगल ड्यूटी नहीं करेगा, अपने कर्तव्य को रिफ्यूज करेगा, तो सरकार क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसके ऊपर मैंडेमस एक रिट इशू कर सकती है। जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि आप कल को क्या बन गए, आप बन गए यहाँ पे एसडीएम या आप डीएसपी बन गए, ठीक है, क्या हो गया, साहिल डीएसपी बन गया, समझो एग्जांपल में। अब साहिल यहाँ पे डीएसपी बन गया और कुंदन क्या आया, एफआईआर लेके आया कि साहिल जी यहाँ पे मेरे भाई ने क्या किया, मुझे मारा है और एफआईआर दर्ज कराना चाहता है। और साहिल ने क्या किया, इनके भाई से पैसा लेके इसका क्या किया, जो एप्लीकेशन है दर्ज नहीं किया। तो बेसिकली ये क्या कर सकता है, कुंदन क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है, ये कोर्ट में अपील कर सकता है कि भैया जो साहिल की ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, उसके ऊपर एक रिट इशू कर देगा कि भैया आप अपनी क्या कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, आप ये उसके एफआईआर नहीं लिख रहे हैं या आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक रिट इशू करेगा जिसके तहत ये कहेगा कि हम भैया आपको कमांड कर रहे हैं, हम आदेश कर रहे हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, नहीं तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। चाहे पावरफुल, अगर आप पावरफुल आदमी के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ कोई पावरफुल आदमी का झगड़ा हो गया,
तो पुलिस क्या करती है, उसके डर से एफआईआर नहीं लिख सकती है। हाँ, तो बेसिकली वही है। और उसमें कोर्ट कौन सा रिट इशू करेगी, कोर्ट इशू मैंडेमस कोर्ट इशू करेगी, जिसमें कहेगा हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, आपके ऊपर मैंडेमस रिट इशू किया जाएगा, जिसके तहत आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, कौन बताएगा, ये जो रिट्स है ये किसके ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा कर सकती है, समझिए कैसे कर सकती है। मान लीजिए आपका कुंदन का पड़ोसी साहिल है, ठीक है, कुंदन का पड़ोसी साहिल है और कुंदन ने क्या किया, साहिल को जबरदस्ती हाउस अरेस्ट कर दिया। ठीक है, जबरदस्ती क्या कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। और हाउस अरेस्ट करने के बाद आप पहले पहुंचे पुलिस के पास, अब पुलिस ने आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, आपकी बात को नहीं सुना, तो आप पहुंचे कहां पे, कोर्ट्स में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो वहां पे हाई कोर्ट रिट इशू कर देगी हैबियस कॉर्पस का, यानी कि जिसके तहत उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि भैया जिस व्यक्ति को आपने हाउस अरेस्ट किया है उसको क्या करो, जिस तरह है उस तरह कोर्ट के सामने पेश करो, और उस व्यक्ति को भी पेश करो और खुद भी पेश आपको होना पड़े। समझ रहे हैं, ये प्राइवेट में भी इशू किया जा सकता अगर आप, ठीक है, प्राइवेट में कब करेंगे समझ में आया, कि आपको अगर कोई व्यक्ति इलीगल डिटेंट किया और आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, अगर पुलिस सुन लेगा तो फिर हमको कोर्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। अगर मान लीजिए आपको कोई दादा जैसे राजा भैया टाइप, अगर कोई आपको डिटेंट किया है तो आप कहां पहुंच सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंडेमस जो है ये रिट्स किसके ऊपर, अगर किसके ऊपर ये इंपोज नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति के ऊपर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है। प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये इंपोज किया जा सकता है मैंडेमस, प्राइवेट के ऊपर कैसे करें आप, प्राइवेट को ऑर्डर देंगे। अब यहाँ पे ये संस्था, ये कोर्ट कैसे कह सकता, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास तो अथॉरिटी ही नहीं है रिट इशू करने का, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, नहीं। देखिए तो फिर वो तो सरकारी प्रॉपर्टी हो गया ना, आप टेंडर दिया सरकार, प्राइवेट लोग को दिया ना, तो फिर वो तो सरकार के बिहाफ में काम कर रहा है ना। मान लीजिए रोड बनाने का टेंडर दिया, ठीक है, यहाँ पे साहिल को रोड बनाने का टेंडर दिया, तो बेसिकली ये इस समय प्राइवेट संस्था थोड़ा करे, गवर्नमेंट हो गया ना, ये गवर्नमेंट के लिए बिहाफ में काम कर रहा है, तो फिर आपके ऊपर इशू कर सकता। लेकिन सपोज ये कोचिंग है ट्रू IQ, अब ट्रू IQ में मैं पहुंच गया, कुंदन पहुंच गया, यहाँ पे मतलब पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट ये नहीं बोल सकती संस्था को कि आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। बेसिकली कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकती है, मैंडेमस रिट इशू कर सकती है जो गवर्नमेंट से संबंधित है। ये बेसिकली ये जो शब्द लिया, ये लैटिन वर्ड है, ये यूरोप के कुछ, उसमें अमेरिका का जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें हाई कोर्ट, जो वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार है उनको ये अधिकार दिए गए, तो यही अधिकार हमने यहाँ वहां से लिए। ठीक है। USA के वगैरह से, हाँ, ये रिट्स वगैरह वहां आज भी ये रिट्स वगैरह इशू करती है। ठीक है। तो मैंडेमस में किसी को समझ में आया क्या दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल साहिल, हैबियस कॉर्पस और मैंडेमस में समझ में आया कुंदन, क्या हो गया, क्लियर सब चीज। ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा प्रोहिबिशन, रिट्स वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, कुछ प्रोविजन हमने USA से लिया, कुछ प्रोविजन इंग्लैंड से लिया, ब्रिटेन से लिया। तो बेसिकली वो क्वेश्चन नहीं पूछता रिट्स कहाँ से लिए हैं, क्वेश्चन पूछ देगा ऑप्शन में। जब हम लोग कल या परसों या सैटरडे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन, उसमें आप देखिए क्वेश्चन का किस तरह लेवल है। जैसे अगर एक आध क्वेश्चन बोलेंगे अभी टॉपिक खत्म होने के बाद, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछा, समझिएगा। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकना, यानी स्टॉप करना। सपोज दैट, यहाँ पे अब नोट्स बाद में इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है सिविल कोर्ट के पास मैक्सिमम 10 साल की सजा देने का अधिकार है। ठीक है। वो 10 साल से ऊपर ज्यादा सजा नहीं दे सकता। अब सपोज करिए कि कुंदन ने यहाँ बकरी चोरी की, ठीक है, वही समझा रहे, वही बात कह रहे हैं कि मान लीजिए कुंदन यहाँ बकरी चोरी की और सिविल कोर्ट ने इसको क्या दे दिया, उम्र कैद की सजा दे दिया, उम्र कैद की सजा, उम्र कैद की सजा दे दिया। आप कैसे, आप तो भैया जेल में पहुंच गए ना, आप तो जाने, तो आपकी फैमिली से रिलीजन है, आपकी फैमिली वाले ये क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 और 226 का इस्तेमाल करके कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को एक रिट इशू करेगी
कि आप अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, वो मत करिए। आप यहाँ पे देखिए उसको रोक देगी, सिंपल क्या करेगी, रोक लगा देगी कि आप अपने जुरिडिक्शन से बाहर, आपको क्या सिर्फ 10 साल सजा सुनाने का अधिकार है आप, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उम्र कैद की सजा दे, तो मतलब आप अपनी ड्यूटी से बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो उसको क्या कर देगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रोक लगा देगी और आपके ऊपर जो केस किया, जो आपके पास सजा दी है उसको खत्म कर देगी। फिर से हाई कोर्ट के ऊपर आपका जो केस है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, फिर वहां पे आपकी बात को सुना जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एक तो ये बात थी। दूसरा मान लीजिए इस तरह कि कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति को क्या किया, कुंदन नहीं, कोई क्राइम किया, और क्राइम करने के बाद क्या हुआ, वो उसको बार बार सिविल कोर्ट क्या कर रही थी, बार बार उम्र कैद की सजा दे रही थी, बार बार अपील कर रहा है, उसको उम्र कैद की सजा दे रही है। तो देखिए जो भी हायर कोर्ट होता है ना, उसका नीचे नजर रहता है लोअर कोर्ट पे, ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का नजर हाई कोर्ट पे नहीं है, उसका नजर हाई कोर्ट पे भी रहता है और हाई कोर्ट का नजर सिविल कोर्ट में। अब मान लीजिए यहाँ पे कि कुंदन बार बार क्या अपनी याचिका दे रहा है कि भैया हमको माफी दे दो या क्या कर दो, लेकिन यहाँ पे बार बार सिविल कोर्ट क्या करी, इसको उम्र कैद की सजा दे रही है। तो जब ये बात हाई कोर्ट को पता चलेगी तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उस कोर्ट पर या उस निर्णय पर रोक लगा देगा। रोक लगाने का मतलब यही होता है कि आप अपने जुरिडिक्शन से क्या करें, गलत फैसला सुना रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, अगर आप फैसला सुना रहे हैं तो आप गलत फैसला सुना रहे हैं, तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हाई कोर्ट ही। पहले देखिए कोर्ट ऐसे नहीं होता कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आपका मौलिक अधिकार वायलेट होगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नॉर्मल केस में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, याद रखिएगा ये बात। पहले आपको सिविल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट जाना रहता है, उसके बाद प्रेसिडेंट तो बहुत ऊपर, उसके बाद तो भगवान के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट सब केस में ऑप्शन नहीं रहता, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट सिर्फ फांसी वाला की नहीं, उसका प्रेसिडेंट के साथ साथ और किसको बताइए कुछ, कौन सा आर्टिकल 162 के तहत, ठीक है, जिसके तहत गवर्नर के पास, और देख लीजिए वैसे, ठीक है, तो जिसके तहत गवर्नर, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जुरिडिक्शन अगर अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके कोई काम करता है तो उसके ऊपर क्या कर सकती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर देगी। आप अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते, उसके जो जजमेंट दिया गया उसको रोक लगा देगी। टू प्रोहिबिट मतलब मना कर देना, टू प्रोहिबिट यानी मना कर देना कि भैया आप ये काम मत करो, आपके जुरिडिक्शन से बाहर। ये तीनों रिट्स में कोई दिक्कत, हाँ ये सिर्फ कोर्ट के लिए, रिट्स सिर्फ कोर्ट ही इशू कर सकती है और कोई इशू नहीं। हाँ सिर्फ लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के लिए, और लोअर कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई रिट्स इशू कर सकता है नहीं, क्योंकि लास्ट तो वही उपाय ही नहीं है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए सपोज दैट इस सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट, हाँ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अच्छा यहाँ पे बताइए, अगर प्रायोरिटी पूछा जाएगा, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट में कभी भी मतभेद होता है तो प्रायोरिटी किसको रखा जाएगा, प्रायोरिटी मतलब जो ऊपर में रखा किसको जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को कि प्रेसिडेंट को? क्यों भैया, प्रेसिडेंट तो पहला देश का नागरिक है। इसका आंसर ये होगा कि जब भी अगर मौलिक अधिकार की बात आएगी, ठीक है, अगर मौलिक अधिकार या संविधान की बात आएगी, संविधान या मौलिक अधिकार की बात आएगी तो प्रायोरिटी आपको सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल अगर वैसी आती है तो आपको प्रेसिडेंट को रखना। अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहा कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछना चाह रहा है कि भैया जो प्रायोरिटी है, जो फुल अथॉरिटी है, अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर सुपरिटी पूछी जाएगी तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर नॉर्मल अगर वैसे पूछा जाता है तो आपको कौन रखा जाएगा, प्रेसिडेंट को रखना। अगर यहाँ पे इस दोनों की बात आती है, क्योंकि इसका गार्जियन किसको बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, यही प्रोटेक्ट करता है ना, प्रेसिडेंट तो करता नहीं है। प्रेसिडेंट तो बेसिकली नॉमिनल है ना, वो तो नाम का सिर्फ है, लेकिन असली खेला कौन कर रहा है, यही लोग कर रहे हैं। ये तीनों रिट्स में किसी को कोई दिक्कत, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। टू सर्टिफाई और टू इन्फॉर्म, इसका मतलब समझिएगा, सरसरी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज दैट, इस तरह, इसको इस तरह थोड़ा सा समझिए, इजी एग्जांपल लिखे हैं कि यहाँ पे सरसरी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या किया जाएगा, सूचना दिया जा रहा है या प्रमाणित किया जा रहा है आपको। इसका मतलब समझिए
कि आपने कुछ समय पहले निपुण शर्मा का केस सुना होगा, बहुत वाद और विवाद में थी। बेसिकली क्या है, आपने निपुण शर्मा का केस सुना होगा, उसके ऊपर कम से कम 40 केस रजिस्टर हो गया था और पूरे भारतवर्ष में मिलाकर तमिलनाडु में, चेन्नई में, मणिपुर में, बिहार में, बंगाल में, लगभग दिल्ली में, बहुत जगह पे से ऊपर 40 केस से ज्यादा रजिस्टर हो गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब केस रजिस्टर हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, निपुण शर्मा पहुंची सुप्रीम कोर्ट और उसने ये कहा कि हजूर देखिए, हम दिल्ली में ज्यादा सेफ फील करते हैं, अगर स्टेट के मामले में हमको ऊपर क्या कर सकता है, हमारे ऊपर एसिड फेंक सकता है या हम पे अटैक कर सकता है, लेकिन दिल्ली में हम क्या कर रहे हैं, सेफ फील कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं दिल्ली में। तो कोर्ट ने ये कहा, ये रिट इशू ये करते हुए ये कहा, बाकी के जितने भी कोर्ट्स में जहां भी आपके ऊपर केस पेंडिंग केस चल रहा था, तो कोर्ट ने रिट इशू ये करते हुए ये कहा कि इसके ऊपर जितने भी केस हैं, जितने भी केस रजिस्टर इंडिया में, उसको क्या किया जाए, दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, किसी एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। वैसे क्या हुआ, नॉर्मली पहले इसको यहाँ का केस, जैसे आके मनीष कश्यप का केस ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया, वो भी करवा सकता था बिहार में, तो बेसिकली वहां पे केस पेंडिंग नहीं था, उसका केस खुल चुका था। लेकिन निपुण शर्मा का बाकी के जितने भी केस थे वो बाकी के सब जगह पेंडिंग में चल रहे थे और निपुण शर्मा को लग रहा था कि सारे केस को क्या किया जाए, एक जगह मंगवा लिया जाए। मतलब समझिए, इसका समझाते हैं, पेंडिंग वेंडिंग छोड़िए, बेसिकली इसका ये मतलब समझिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकती है अपने लोअर कोर्ट को कि भैया किसी व्यक्ति का कोई केस चल रहा है और मान लीजिए हाई कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इसका केस हम सुनेंगे या हमको सुनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट को रिट इशू कर देगी कि भैया आप क्या करो, केस की सुनवाई मत करो, आप मेरे पास केस को ट्रांसफर कर दो, हम इसकी केस की सुनवाई करेंगे। समझ रहे हैं? देखिए होता क्या है कि मनीष कश्यप का केस इसलिए ट्रांसफर नहीं कर हो पाया, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था क्योंकि वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, वहां का ऑलरेडी वहां पे केस खुल चुका था उसका, क्योंकि ऑलरेडी उसका केस सुना जा रहा था, ठीक है, उसका जजमेंट दे चुका था ऑलरेडी, उसका क्या हुआ था, सब चीज हो चुका था मनीष कश्यप का। लेकिन निपुण शर्मा के साथ ऐसा नहीं था, सबसे पहले उसका जो केस खुला दिल्ली में, फिर महाराष्ट्र में, बाकी जगह केस खुला था। बेसिकली इतना मत समझो, आप फंस जाइएगा, सिर्फ ये याद रखिएगा जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को रिट इशू कर सकते हैं कि एक काम करो कि आप इस केस की सुनवाई खुद नहीं करके आप मेरे पास ट्रांसफर कर दो और हम इस केस की सुनवाई करेंगे। उस एग्जाम्पल देखिए, जो एग्जाम्पल नहीं समझे तो अपने तरफ से उसको एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम ही को कोई अरेस्ट किया गया, ठीक है, हमको अरेस्ट किया, आप ये समय पूछना चाह रहे कितने समय के अंतर्गत रिट इशू कर सकते हो, नहीं कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया आपको केस खुल गया तो वहां पर नहीं मंगवा सकता। सुप्रीम कोर्ट से प्रायोरिटी किसी का हो सकता है, नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट तो क्या कर सकता है, किसी को भी मंगवा सकता है, या हाई कोर्ट सिविल कोर्ट से कुछ भी मंगवा सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हाई कोर्ट में भी बहुत सारे जज सुनवाई करते हैं ना, हाँ होता है ना, आप देखे नहीं है कि भैया आप अब तो यूट्यूब पे क्या होता है देखिएगा ना, कोर्ट का जजमेंट सुनाई देता है, देखिए ना। तो मान लीजिए बहुत कोर्ट क्या करता है, ये बहुत कोर्ट क्या कर सकता है, अपने यहाँ से फाइल को रिजेक्ट करके दूसरे कोर्ट में भेज देता है। हाई कोर्ट को ही भेजेगा, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट को थोड़े भेज देगा, कलकत्ता के हाई कोर्ट या दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में भेज सकता है। और अगर वहां पे देखिए, नहीं ये गलतफहमी मत पालिए, ये गलतफहमी मत पालिए, हाई कोर्ट को अगर रिट इशू कर सकता है तो वो हायर कोर्ट ही कर सकता है, ठीक है, वो कोर्ट नहीं कर सकता है। अब जैसे हम और आप हैं, हम आपको अथॉरिटी नहीं दे सकते क्योंकि हम बराबर हैं। ये हो सकता है हम अपनी इच्छा से, हमको लग रहा है कि इस वर्डिक्ट को हम सुनने के कैपेबल नहीं है, तो हम उस दूसरे जज के पास भेज सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि निपुण शर्मा को क्या लग रहा था कि हम वहां पे सेफ फील करते हैं दिल्ली में, या हम कहीं पे सेफ फील कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जज के द्वारा या कोर्ट के द्वारा रिट इशू करवा सकते हैं अदर कोर्ट्स को कि भैया क्या करो, तुम जितने भी केस हैं एक ही जगह भेज दो, हम यहीं पे सुनवाई कर लेंगे। क्योंकि एक तो लेडी थी, सबसे बड़ी बात थी, कुछ भी हो सकता था, और धार्मिक रिलीजन था, ये सेंसिटिव था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बोलेगी, और सुप्रीम कोर्ट केस ट्रांसफर कर दिया तो उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का तो वैल्यू ही नहीं रहेगा ना। सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटी रखा है ना भैया। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर अपने जजमेंट को किसी दूसरे लोअर के पास भेजे
तो थोड़ा सा तो एक ये होगा कि आप जो वैल्यू देते सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम नहीं, प्रेसिडेंट के पास तो पावर ही नहीं है ना जजमेंट देने का, ये पावर कोर्ट्स के पास है सिर्फ जजमेंट देने का। हंस रहे हैं क्या आप लोग? रवि ऐसा क्या नाम है, साहिल पूछिए, कोई सवाल है मन में तो, डाउट छोटा मोटा कुछ भी। इसका याद रखिएगा, सर्जरी का मतलब है, इसको सिर्फ याद रखिएगा, टू सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। हम आपको सर्टिफाई कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये केस को मेरे पास ट्रांसफर कर दो, क्योंकि आप उस वर्डिक्ट को देने के कैपेबल नहीं है या आपके ऑथोरिटी से बाहर है ये, समझे? पूछिए। जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बता रहे कोई, रवि कोई क्वेश्चन है मन में क्या? पूछिए, क्या स्टेटमेंट पूरा पढ़िए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जो रिट्स है एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आईपीएस या आईएएस ऑफिसर, अब मान लीजिए ये किसी अथॉरिटी को ये नहीं बोल सकता है कि आप ये मत करो हम करेंगे, जिसकी ड्यूटी है एडमिनिस्ट्रेशन में वो ड्यूटी वही करेगा, ठीक है। क्वासी जुडिशियल मतलब क्या होता है कि कुछ अधिकार जो होते हैं, देखिए जैसे हमारे यहाँ पे जुडिशरी होता है, जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट रहता है। एक क्वासी जुडिशरी होता है, उसके पास कुछ प्रोविजन, जैसे फैमिली रिलेटेड जो वगैरह केस है या बाकी कुछ केस है, लोक अदालत वगैरह है, वो फैसला उसको जुरिडिक्शन दिया गया है। लोक अदालत वगैरह ये जब आगे पढ़ेंगे लोक अदालत, उसमें डिटेल में हम लोग लोक अदालत, अब फैमिली कोर्ट होता है देख रही है, हाँ बहुत सारे उसके अंदर लोअर कोर्ट होते, उसमें हाई लोक अदालत कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ये सब चीज आगे देखेंगे। अभी आपको फोकस करना है कि सर्जरी क्या होती है। समझ में आया? किसी को क्वेश्चन पूछेंगे बता पाएगा इसका? अभी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। को वारंटो लास्ट ये है, इसको भी देख लेते हैं। को वारंटो क्या होता है? को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, और वारंट मतलब क्या है? सपोज एग्जांपल में समझिए कि कोई व्यक्ति या तो वो इलीगल तरीके से उस पोस्ट को लिया है, या तो कोई व्यक्ति उस पोस्ट पे बैठा हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में समझिए कि मेरे भैया दरोगा, ठीक है, मेरे भैया दरोगा हैं, तो अगर मेरे भैया मान लीजिए सो रहे हैं और उसकी जगह पे कुर्सी में हम बैठ के अगर कोई फैसला ले रहे हैं, तो वो व्यक्ति या कोई भी क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम पे रिट्स इशू कर देगी कि आप किस अथॉरिटी से या किस पोजीशन से आप क्या कर रहे हैं, इसको फैसला या डिसीजन लेने का आपको अधिकार कौन दिया है, ठीक है। तो उसके अगर आप मतलब व्हाट अथॉरिटी मतलब आपको अधिकार कौन दे रहा है कि आप इलीगल तरीके से फैसला ले रहे हैं। भैया देखिए ये अधिकार, जैसे मान लीजिए फैसला लेने का अधिकार मेरे भैया का, लेकिन उसके बिहाफ में हम इलीगल तरीके से क्या कर रहे हैं? फैसला या डिसीजन ले रहे हैं। तो कोर्ट क्या कर सकती है? मेरे ऊपर, ये पर्सनल व्यक्ति के ऊपर कोर्ट रिट इशू कर सकती है और आपसे पूछ सकती है कि आपने किस अथॉरिटी के साथ डिसीजन लिया है, या किस अथॉरिटी के साथ आपने इस पोजीशन पर बैठे, आपने किस पोजीशन के साथ और किस अथॉरिटी के साथ आप क्या करें, इस पोजीशन का यूज कर रहे हैं। देखिए ये रिट सिर्फ हो सकता है द पोस्ट मस्ट बी पब्लिक, गवर्नमेंट एंड पोस्ट शुड बी क्रिएटेड बाय एनी लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिट ऐसी इसी पे इस्तेमाल किया जाए, ऐसे लोगों पे इशू किया जाएगा, या तो वो संविधान के अंदर में हो, या तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का हो, उसके ऊपर ये रिट इशू किया जा सकता है। क्या प्राइवेट सेक्टर पे रिट इशू किया जा सकता है? कुंदन, प्राइवेट सेक्टर पे को वारंटो रिट इशू किया जा सकता? अरे नहीं करेगा, करना क्या चाहिए? नहीं करे, कर ही नहीं सकता है ना, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या कि भैया आपने, और दूसरा पॉइंट इसमें है द पोस्ट मस्ट नॉट बी प्राइवेट। जो रिट इशू होगा उसके लिए पोस्ट जो है वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, देयर वाज अ वायलेशन ऑफ लॉ अपॉइंटिंग सच अ पर्सन ऑफ द पोस्ट। अगर आपने किसी पोस्ट को वायलेट किया है तो आपसे कोर्ट पूछ सकती है कि भैया आपने किस आधार पर ये जजमेंट लिया है, तो उसके ऊपर कौन सा रिट इशू होगा? वो वारंटो रिट इशू यूज होगा, ठीक है। समझ में आया साहिल? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 तो मालूम है। ये बेसिकली आर्टिकल 32 कौन इशू कर सकता है? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ही इशू कर सकता है, और आर्टिकल 226 कौन कर सकता है?
ये रूट्स इशू कर सकता है, हाई कोर्ट इशू कर सकता है। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 33 34 समझ लीजिएगा। आर्टिकल 32 क्या होता है, कोई बताएगा? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या होता है, इधर समझिए थोड़ा सा। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत आपके फंडामेंटल राइट को जो सैन्य अधिकारी होते हैं, चाहे वो थल सेना हो, चाहे नेवी सेना हो, चाहे क्या हो, वायु सेना हो, सरकार क्या कर सकती है, आपके मौलिक अधिकार का कानून बना के आपके मौलिक अधिकारों को खत्म किया जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। ये इसलिए क्यों किया, ये आखिर ऐसा क्यों किया? मान लीजिए सपोज दैट आप आर्मी में हो और आर्मी में आपको बोला गया कि भैया छत्तीसगढ़ के जंगल में जाओ, वहां पे इलीगल एक्टिविटी है, वहां पे जाओ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आपके पास यूनियन बनाने का अधिकार है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूनियन बना के जो आपको अधिकार दिया गया आप उसका वायलेट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से आर्टिकल 32 के तहत पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि सैन्य से रिलेटेड कोई भी अधिकार, फंडामेंटल राइट है, उसको खत्म किया जा सकता है, उसको इलीगल घोषित किया जा सकता है। सैन्य से रिलेटेड कोई भी अधिकारी है वो ये नहीं कह सकते ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। समझ में आया? आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 बताइए कोई। अरे फंडामेंटल राइट उन्हीं को हटाया जाएगा जो सैन्य विधि में हो, जो सैन्य में काम कर, सेना में जो काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। और आर्टिकल 34 बताइए, कोई बता सकता है? साहिल लिखिए, लिखिए, हम आर्टिकल लिखा रहे हैं, लिख लीजिए। आर्टिकल 32, एक मिनट, हाँ 33 सॉरी। पार्लियामेंट आपके अधिकारों को, आपके मौलिक अधिकारों को संसद के द्वारा खत्म कर सकती है। पार्लियामेंट खत्म कर सकती है। सस्पेंड में क्या था, कुछ समय के लिए, ये परमानेंट के लिए खत्म किया जाता है ना। पार्लियामेंट कैन बी सस्पेंडेड परमानेंटली, fundamental right related to एयरफोर्स, वायु सेना, थल सेना और जो सेना होता है उसके बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा जवाब दीजिएगा, ये आर्टिकल और देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा तीनों आर्टिकल। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बेसिकली क्या, अगर मान लीजिए इनको अधिकार दिया जाएगा तो फिर ये अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे ना। अब इनको भेजा जाएगा, भैया ये लोग क्या करें, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। अब इनको भेजा जाएगा जम्मू कश्मीर में लड़ने के लिए, ये जाएंगे ही नहीं, बोलेंगे भैया हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो मौलिक अधिकार फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। ये तो शुरू से इनको अधिकार नहीं दिए गए हैं। जब हमारा नहीं, जो सेना में काम कर रहे हैं उनको अधिकार नहीं दिए गए, मौलिक अधिकार, कुछ अधिकार नहीं दिए गए। जैसे आप यहाँ पे अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 18 सेना के लोग कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी जो फंडामेंटल राइट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या उनके पास ये अधिकार है? नहीं समझ रहे आप लोग। मतलब इस तरह समझिए कि जो सैन्य अधिकारी है, ठीक है, जो सेना में चाहे कोई भी सेना में है, उसको कुछ अधिकार से उसको वंचित किया गया, या बहुत सारे अधिकार उनको वंचित, जब वो अपनी ड्यूटी पे कर्तव्य कर रहे होंगे, जब वो अपनी ड्यूटी पे होंगे उस समय वो क्या कहीं यूज नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब तो मौलिक अधिकार का सम फंडामेंटल राइट बोलिए या कुछ अधिकार, जब ड्यूटी कर रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे होंगे, तो उस समय उनके पास अधिकार नहीं रहेंगे। नहीं तो वो संघ बना सकते हैं ना, संघ और यूनियन बना सकते हैं। हाँ, जैसे फिर वो आम नागरिक आ जाएंगे, अपने घर वापस आ जाएंगे, तो फिर उनके पास वापस क्या ना, उसका फंडामेंटल राइट उसको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन का जवाब कौन देगा बताइएगा। अरे वो कल होगा ना, आज तो खैर, आज तो हम सोचे थे कि प्रैक्टिस करवाएंगे।
चलिए बताइए, कल करेंगे बोर्ड पे, आज थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। आर्टिकल 24 बताइए। चलिए मिल गया, बताइए कौन बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोवाइड प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला डिटेंशन फॉर इंटोग्रेशन, पूछताछ के लिए पता लगाना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डिटेंशन आफ्टर इंटोग्रेशन, क्या इंटोग्रेशन, इंटरोगेशन, पूछताछ के बाद पता लगाना। तीसरा ऑप्शन डिटेंशन विदाउट इंटोग्रेशन, पूछताछ के बिना पता लगाना। चौथा ऑप्शन डिटेंशन फॉर कोग्निजेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय अपराध के लिए निरोध, मतलब भैया कि कुछ अपराध के लिए आपको क्या किया जा रहा है, आपको डिटेंट किया जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या, आपको पूछताछ के लिए आप पे टॉर्चर किया जा सकता है, डिटेंशन फॉर इंटरोगेशन, क्या बोलते हैं, इंटरोगेशन, ठीक है, इसका क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। एन एक्यूज, ध्यान से, एन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर दिस। अपराध के एक अभियुक्त को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए या मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का कौन सा लेख, 20 ऑप्शन 19 तो बोले, 20 है, 20, 21, 22, 74, ठीक है। चलो बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट, अभी रिट से क्वेश्चन पढ़े ना, रिट से बताइएगा, एक अभी रिट से पढ़े, उससे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन है क्वो वारंटो, मैंडेमस, सर्शियोरी और हेबियस कॉर्पस। पक्का, हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन पूछ लिया अगर, ठीक है, ऐसे फिर दिक्कत हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की जांच करता है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट का जो फंक्शन होता है ये किसके तहत करता, कौन करता है, मैंडेमस के तहत, वारंटो के तहत, सरसोरी के तहत, हैबियस के तहत। क्यों सरसोरी, बताइए, बताइए अभी बोले थे ना हम, अभी जस्ट अभी बात बोले थे, हायर कोर्ट क्या करता है वो, हाँ खत्म नहीं करता, अभी तुरंत अभी बोले थे ये बात, क्योंकि आप जुरिडिक्शन से क्या कर रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, समझ में आया गलती अभी साहिल, समझ में आया क्यों कहाँ दिक्कत हो रहा था, नहीं समझे, तो उसका सरसरी है ना, सरसरी लोअर कोर्ट को क्या करती है भैया, उसके नीचे वाले को देखती है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देखेगी, ठीक है। कुंदन चलो बताओ, आप ही नींद आ रहा आपको, रिट से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू अ रिट, कौन रिट इशू कर सकता है, ठीक है, एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कौन रिट इशू कर सकता है, रिट कौन इशू कर सकता है। पहला ऑप्शन है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एनी कोर्ट कोई भी न्यायालय, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण। अरे भैया जब ऑप्शन में हम दिए हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों मेंशन है ना, तो एनी कोर्ट में तो फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट भी आ जाएगा ना, समझे कुंदन कहाँ गलती हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले बार का, तो बड़ा हो गया। चलिए बताइए, आप ही बताइए कुंदन, द आर्टिकल 17 और 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, संविधान में अनुच्छेद 17-18 प्रदान करता है सोशल इक्वालिटी, पहला ऑप्शन, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी या रिलीजियस इक्वालिटी। आर्टिकल 17 और 18, द आर्टिकल 17 और 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, पहला ऑप्शन 17 और 18 क्या प्रोवाइड कर सकता है, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता प्रोवाइड कर सकता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी,
आर्थिक समानता प्रोवाइड कर सकता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी राजनीतिक समानता प्रोवाइड कर सकता है, या रिलीजियस इक्वालिटी यानी कि धार्मिक समानता प्रोवाइड कर सकता है। कौन सा? आस्पा, आस्पा का नाम सुना है ना, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसका मतलब मालूम है क्या होगा? सबको मालूम है कि बता दूं उसके बारे में? आस्पा क्या है? बेसिकली आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये क्या किया गया है, जो ट्राइबल जो मतलब इस एक्ट के तहत, आस्पा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत ये अधिकार दिया गया है सेना को, जो कि जहाँ पे JNK वगैरह में जैसे बहुत से एरिया में जहाँ पे सैन्य को अधिकार है कि वो बिना किसी वारंट को किसी को भी शूट एंड शाउट का ऑर्डर दिया गया। ठीक है, शूट एंड शाउट बिना किसी वो परमिशन के आस्पा के तहत वो शूट एंड शाउट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल हर जगह नहीं दिया गया, एरिया वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, इसीलिए यही है, कुछ खास है नहीं। ये 1858, हाँ वो आस्पा आर्म फोर्स पावर एक्ट 1858 में इसका पहली बार यूज किया गया था। 1858 में तहत निर्माण किया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सैन्य विधि को बनाए रखने के लिए सैनिक कर्मियों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसके लिए उन्हें न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम को 1958 के पूर्वोत्तर राज्यों में लागू कर दिया गया, जबकि जम्मू कश्मीर में 1988 में लागू किया गया। JNK में 1988 में इसको लागू किया गया है। और इसमें क्या है, सीधी गोली चलाने की शक्ति दी गई है किसको? आर्मी को। और साथ साथ में तलाशी लेने की भी शक्ति दी गई है, वाहन को पड़ताल की जांच करने तथा किसी भवन को तत्काल जमींदार ढाया किया गया, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को वो उस प्रॉपर्टी में गिरा सकते हैं या बमबारी कर सकते हैं इस एक्ट के तहत। और इस एक्ट के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, आसपा बेसिकली यही था। अच्छा सॉरी, इंग्लिश में लिखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रवि आप। द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, एनी टाइम, कभी भी, और इन एनी सिचुएशन। क्या हम इसमें नहीं खत्म कर सकते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी में नहीं खत्म कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अच्छा, अब तक नेशनल इमरजेंसी भारत में कभी लगा है क्या बार? फाइनेंशियल इमरजेंसी समझ में आ रहा क्या? फाइनेंशियली इमरजेंसी में कोरोना में बोला जा रहा था कि लगा जा, लेकिन लगा नहीं। अभी श्रीलंका में लगा था ना, श्रीलंका में लगा था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम बताओ क्या नाम? आतिश, विच ऑफ द, हिंदी में बोला आपको ना, निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम सार्वजनिक याचिका या याचिका की श्रेणी में आता है? Which among the following writs come into the category of public litigation petition (PIL) before High Court or Supreme Court? ऑप्शन, एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी के चुनाव के लिए एक चुनौती। नहीं समझे क्वेश्चन? ये लिख बोर्ड पे जब कराएंगे ना तब लिखाएंगे, ये बहुत बड़ा है, इसका स्टेटमेंट ही आधा पेज का। एक क्वेश्चन आप बताइए, क्या नाम है? साहिल पूछो। हेबियस कॉर्पस इज अवेलेबल फॉर, ठीक है, habeas corpus is available for option 1 directing any person, corporation or inferior court to do some particular thing, किसी व्यक्ति, निगम या अवर न्यायालय को किसी विशेष कार्य को करने के निर्देश देना। हम समझे ऑप्शन? आप लोग समझिए ना। ऑप्शन बी है द पर्पज ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी, पर्सन अनलॉफुल डिटेन्ड, ठीक है। ऑप्शन सी डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट to an inferior court to send record of the pending cases, ठीक है। और ऑप्शन डी है डायरेक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग बाय हायर कोर्ट। क्या होगा रवि? कैसे? या हैबियस कॉर्पस के बारे में ऑप्शन आप कह रहे हैं कि द पर्पस ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी पर्सन अनलॉफुल डिटेन। हैबियस कॉर्पस तो यही कहता है टू हैव द बॉडी, और जिस तरह उसी तरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये चैप्टर खत्म। और कल कोशिश करेंगे कि इसका जितना कम से कम क्वेश्चन डिस्कशन कर लें, और साथ साथ में आपको करंट पढ़ाना था, थोड़ा सा समझाना था। जैसे हमारे लाए थे आप लोग के लिए बना के कि किस तरह पढ़ना न्यूज़पेपर, और उसी तरह पढ़िएगा जैसे हम पढ़ाएंगे ना, और कोशिश करिएगा उसी तरह पढ़ना।